हेलो भाइयों बहनों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो भाइयों बहनों, आज हम जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय याद करेंगे। और लेकिन हमें एक बात ध्यान रखनी है, हमें रटना नहीं है, हमें केवल समझना है, तभी हम सीख पाएंगे। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म सन 1884 ईस्वी में बस्ती जिले के अगौना नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम चंद्रवली शुक्ल था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा इनके पिता के पास राठ तहसील नामक ग्राम में हुई थी। एफ.ए. इंटरमीडिएट में आने पर इनकी शिक्षा में बाधा उत्पन्न हुई तथा गणित में कमज़ोर होने के कारण ये आगे नहीं पढ़ सके। उसके बाद इन्होंने सरकारी नौकरी की, किंतु स्वाभिमान के कारण इन्होंने सरकारी नौकरी छोड़कर थोड़े समय के लिए मिर्ज़ापुर के ही मिशन स्कूल में चित्रकला के अध्यापक के रूप में कार्य किया, यानी आर्ट जैसे बोलते हैं ड्राइंग, उसके रूप में अध्यापक के रूप में इन्होंने कार्य किया। ये बहुत ही शॉर्ट ट्रिक के साथ मैं आपको बता रहा हूँ, केवल समझना है हमारे लिए, तभी हम सीख पाएंगे। ठीक है, तो आप देखते रहिए और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, तभी समझ में आ पाएगा, कहीं स्किप कर दें। बहुत ही शॉर्ट ट्रिक के साथ मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत ही शॉर्ट ट्रिक के साथ में। तो चलिए चलते आगे। आप क्या कहते हैं? मिर्ज़ापुर के पंडित केदारनाथ पाठक एवं प्रेमधन के संपर्क में आकर इन्होंने हिंदी, उर्दू, बांग्ला, संस्कृत, अंग्रेजी आदि कई भाषाओं का ज्ञान अर्जित किया। आनंद कादम्बनी नामक पत्रिका में इनकी रचनाएं प्रकाशित होने लगी। इन्होंने 19 वर्ष तक यानी 19 साल तक नागरी प्रचारणी सभा में हिंदी शब्द सागर के सहायक संपादक का पदभार ग्रहण किया। ये काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हिंदी के प्राध्यापक भी रहे। वहाँ वे बाबू श्याम सुंदर दास के अवकाश ग्रहण करने के बाद हिंदी विभाग के अध्यक्ष हो गए तथा इनकी गिनती उच्च कोटि के विद्वानों में होने लगी। यानी उच्च कोटि के विद्वानों मतलब ज्ञानियों में, महाज्ञानियों में होने लगी। इनकी गिनती जो है उच्च कोटि के विद्वानों में होने लगी। अब चलते हैं आगे क्या कह रहे हैं। हिंदी साहित्य में शुक्ल जी का प्रवेश निबंधकार तथा कवि के रूप में हुआ। नाटक रचना में भी उनकी विशेष रुचि रही। तत्पश्चात आलोचना इनकी विशेष एवं प्रिय विद्या बन गई। उन्होंने लेखन क्षेत्र में अपना विशिष्ट स्थान प्राप्त किया। वे अपने जीवन के अंतिम क्षणों तक साहित्य लेखन में निरंतर लगे हुए थे। साहित्य लेखन विषय में दक्ष शुक्ल जी ने जीवन के अंतिम पड़ाव में भी साहित्य साधना का साथ नहीं छोड़ा तथा लेखन कार्य करते हुए इस महापुरुष का सन 1941 में स्वर्गवास हो गया। यानी 1941 में इनका स्वर्गवास हो गया। शुक्ल जी ने अपने संपूर्ण जीवन को साहित्य के प्रति समर्पित किया। हिंदी साहित्य को विश्व स्तरीय पहचान दिलवाने में आचार्य शुक्ल को साहित्यिक सेवाओं का योगदान अविस्मरणीय है। आरंभिक साहित्य जीवन काव्य रचना से प्रारंभ करने के पश्चात उन्होंने गद्य विद्या के क्षेत्र में अधिक कार्य कर अपनी पहचान निबंधकार, अनुवादक, संपादक एवं आलोचक के रूप में बनाई तथा गद्य क्षेत्र में अपूर्ण ख्याति प्राप्त की। ये हिंदी के युग प्रवर्तक आलोचक हैं। इन्होंने सैद्धांतिक तथा व्यावहारिक दोनों में आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कह रहे हैं? यानी इन्होंने जो है साहित्य जीवन काव्य और रचना में यानी इन्हें ख्याति प्राप्त की। इन्होंने ख्याति प्राप्त की। ये हिंदी के युग प्रवर्तक आलोचक हैं। अच्छा, इन्होंने सैद्धांतिक तथा व्यावहारिक दोनों प्रकार की आलोचनाओं की रचना की। ठीक है, और आगे क्या कहते हैं? आगे की तरफ हम बढ़ते हैं। आगे कहते हैं, आगे की तरफ देखते हैं। अब
इन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास रखकर इतिहास लेखन में सर्ववत भूमिका प्राप्त की। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सर्ववत भूमिका प्राप्त की। इन्होंने हिंदी शब्द सागर का संपादन कार्य पूर्ण किया तथा नागरी प्रचारणी पत्रिका एवं आनंद कादम्बनी जैसी पत्रिकाओं का प्रभावपूर्ण संपादन किया। अच्छा, अब आगे देखते हैं इनकी कृतियाँ, यानी इनकी कृतियाँ कौन कौन सी हैं, ये हमें याद रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है भाइयों बहनों, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो हम इनकी कृतियाँ देखते हैं। चलिए कृतियाँ देखते हैं। कृतियाँ हम देखते हैं शैक्षिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, दार्शनिक एवं साहित्यिक विषय में इनकी कृतियाँ निम्न प्रकार हैं। अब देखते हैं कौन कौन सी कृतियाँ हैं। ठीक है, अब चलते हैं, यानी इनकी कृतियाँ देखते हैं कि कौन कौन सी कृतियाँ हैं। समझ में आ रही है और मेरी आवाज़ पहुंच रही है आप तक या नहीं, अच्छी आ रही है नहीं, कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो चलिए अब हम देखते हैं। नंबर 1, इनकी कृतियाँ। नंबर 1, निबंध। शुक्ल जी ने भाव प्रधान तथा समीक्षात्मक दोनों प्रकार के निबंध की रचना की है। चिंतामणि और विचारीची। अच्छा, नंबर 2, आलोधना। आलोधना रश्मि मासा त्रिवेणी, तुलसी और जैसी पर आलोया। अब नंबर 3 हमारे क्या कहता है, इतिहास, हिंदी साहित्य का इतिहास 1929। अच्छा, अब हम आगे देखते हैं, आगे कौन सा है। नंबर 4 हम देखते हैं संपादन तुलसी, प्रण्यावली, जायसी, प्रंथावली, हिंदी शब्द सागर, नागरी प्रचारणी पत्रिका, भ्रमर गीत, सार, आनंद कादम्बनी। नंबर 5 हम देखते हैं काव्य रचना अभिमन्यु वध, 11 वर्ष का समय। अच्छा, नंबर 6 हम देखते हैं, ये धोखे से दोस्तों इसे 8 मत समझ लेना, ये 5 है, 5 डाला था लेकिन 8 गलती से टाइप हो गया, उसके लिए सॉरी। चलिए आगे देखते हैं। नंबर 6, अनुवाद मेगास्थनीज का भारतवर्षीय विवरण, आदर्श जीवन कल्याण का आनंद, विश्व प्रपंच, बुद्धचरित आदि। अब इनकी भाषा हम देखते हैं, यानी इनकी भाषा हम देखते हैं दोस्तों। तो भाषा हम देखते हैं दोस्तों, भाषा कहता है और इन्होंने सरल और व्यावहारिक भाषा का प्रयोग किया। अब इनकी शैली हम देख लेते हैं। शैली कहता है से कम शब्दों में अधिक से अधिक बात कहने में सक्षम थे और हिंदी साहित्य में स्थान, यानी अब देखते हैं हिंदी साहित्य में स्थान। तो चलिए दोस्तों, चलिए शुक्ल जी मस्तिष्क से आलोचक एवं अध्यापक तथा हृदय से कवि थे। आलोचना के क्षेत्र में भी आचार्य शुक्ल का विशिष्ट स्थान है। इन्हें हिंदी साहित्य के जगत में आलोचना का सम्राट, यानी आलोचना का सम्राट कहा जाता है, यानी आलोचना का योद्धा हम बोल सकते हैं, जिसे आलोचना का योद्धा। हिंदी समालोचना के क्षेत्र में इन्होंने अपनी साहित्यिक प्रतिभा से क्रांति उत्पन्न कर दी। अपने युग में शुक्ल जी उत्तम तथा विशिष्ट निबंधकार सिद्ध हुए। इनकी विशिष्ट दप्तयिमया के कारण इनके समकालीन हिंदी गद्य के युग को शुक्ल युग के नाम से पुकारा जाने लगा। अच्छा, अब देखते हैं सच्चे मित्र का चयन एक बड़ी समस्या। शुक्ल जी ने कहा है सच्चे मित्र का चयन, यानी चेंज करना, एक बड़ी समस्या हो सकती है।
देखते हैं आगे क्या कहते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। चलिए, जब कोई युवा अपनी किशोरावस्था के बाद घर की चार दीवार से निकलकर बाहरी की दुनिया में कदम रखता है तो उस समय उसके सामने सबसे बड़ी समस्या एक सच्चा मित्र बनाने की होती है। यदि वह थोड़ा सा सामाजिक है, बोलचाल में कुशल होता है, तो शीघ्र हो उसकी जान पहचान बहुत से लोगों से हो जाती है और उनमें से कुछ उसके मित्र भी बन जाते हैं। लेकिन जब वह युवा दुनियादारी में कदम रखता है तब उसे समाज व संसार का कोई अनुभव नहीं होता। उस समय उसका मस्तिष्क व मन निर्मल होता है। उसका व्यक्तित्व कच्ची मिट्टी की मूर्त के समान होता है। बनाने वाला चाहे उसे राक्षस बनाए चाहे देवता, अर्थात मित्रता का प्रभाव उसके चरित्र को किसी भी रूप में ढाल सकता है। ऐसे लोगों से भी मित्रता अच्छी नहीं होती जो अधिक दृढ़ संकल्प वाले होते हैं। अच्छा, अब आगे चलते हैं। आगे क्या कहते हैं शुक्ल जी, क्योंकि हम उनकी बात का विरोध नहीं कर सकते, यानी जो तुमसे ज़्यादा ताकत में बड़ा है या पैसा में बड़ा है, हम उसका विरोध नहीं कर सकते और हमें बिना सोचे समझे उनकी बात माननी पड़ती है। सही बात है भाई, बिल्कुल जैसा आदमी बता दे वैसा ही माननी पड़ती है। अब चलते हैं। अब शुक्ल जी कहते हैं सच्चे मित्र के गुण, यानी जो सच्चा मित्र होता है, आपका जो अच्छा और सच्चा मित्र होता है, उसमें क्या क्या अच्छाइयाँ होती हैं, क्या क्या उनके अंदर गुण होते हैं, क्या समझदारियाँ होती हैं, उसको शुक्ल जी ने कहा है। तो चलिए दोस्तों, चलिए देखते हैं हम। एक विश्वास पात्र व सच्चा मित्र जीवन में औषधि के समान होता है, यानी सच्चा मित्र दवाई के समान होता है। उसमें वैद्य जैसी कुशलता और परख तथा अच्छी माता जैसा धैर्य व ममता होती है, जो हमें कुमार्ग पर जाने से रोकता है, गलतियों से बचाता है, निराश होने पर आशा का संचार करता है तथा मध्य मर्यादा, कोमलता, शिष्टता व पवित्रता के प्रति हमारे मन में विचार जागृत करवाता है। बिल्कुल। चलिए, तो भाइयों बहनों, वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि हम कोई भी नई वीडियो लेकर आए तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच सके। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।